नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन संजीव चोपड़ा के साथ, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और उन्होंने एडिशनल चार्ज भी संभाला हुआ है एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। बजट के बाद और ये एडिशनल चार्ज के बाद उनका ये पहला इंटरव्यू है। आइए सुनाते हैं आपको। संजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए यहाँ पर। एंड क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं एग्रीकल्चर में, कमोडिटीज़ में, प्राइस इन्फ्लेशन से लेकर काइंड ऑफ ट्रीटीज़ जो हमारे साथ हैं दूसरे देशों की तरफ से। सबसे पहले दालों से शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो अभी भी रेड जोन में यहाँ पर हैं। किस तरह की नीतियाँ यहाँ पर हम बनती हुई देख रहे हैं? इस साल जो हमारी अभी बोनी की फिगर्स आ रही हैं, कितना सोइंग हुआ है, उसमें पता लग रहा है कि पल्सेस में काफ़ी हमारी इंक्रीज़ हुई है। ऑलमोस्ट 30% जंप इन द एरिया विच इज़ बीन सोन पल्सेस। एंड एज अ रिज़ल्ट हमें उम्मीद है कि जो तूर का हमारी जो काफ़ी दिक्कतें रही पिछले कुछ महीनों में तूर के कारण, तो अगर जो प्रोजेक्टेड हमारी फिगर्स हैं तूर की 45 लाख टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तूर की प्रोडक्शन, और उसके चलते जो दिक्कतें हुई थी पिछले कुछ महीनों में हमको, पिछले एक साल में, वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन ये भी कहना सही है कि जो पल्सेस की बास्केट है हमारी, उसमें तूर, उड़द और मसूर, ये 3 हमारी दालें हैं जो कि हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। तो हमारा ये भी कोशिश अब चल रही है कि किस तरह एरिया को डाइवर्सिफाई करें, किस तरह नए एरिया लाएं हम दालों के दलहन की खेती के लिए, और उसके अलावा किस तरह हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लेके आएँ। तो इसकी बात भी चल रही है किस तरह हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका इसका मल्टीप्लिकेशन कर कर हम यहाँ पे किसानों को दे सकते हैं। तो ये जो दलहन का जो सेल्फ रिलायंस है, ये सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। हमने बजट में सुना कि 34 क्रॉप्स की 109 वैरायटीज़ यहाँ पर लॉन्च की जा रही हैं। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, जब तक वो लॉन्च होंगी किसान उसको एक्सेप्ट करेगा, बोएगा एंड पायलट होंगे एंड फाइनली उसका एक कंफर्मेशन या अडॉप्शन होगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप कहेंगे ये एट ऑल टाइम्स करने की ज़रूरत है? बिकॉज एक और इंडस्ट्री में कंसर्न ये भी है कि ये सारे सीड्स ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ के हैं और गवर्नमेंट की रिसर्च इसमें काफ़ी कम है। गवर्नमेंट की रिसर्च के लिए आपने सुना भी होगा बजट स्पीच में जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि रिसर्च पे अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और ICAR के संस्थाओं के द्वारा अब हमने जैसे हमने देखा कि जो हमारी गेहूं की खेती हुई इस बार, करीबन 75% जो कल्टीवेशन हुई गेहूं की, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ थी। जो हमारी पिछले दिक्कतें आ रही थी पिछले सालों में कि फरवरी में थोड़ी गर्मी पड़ गई तो उससे गेहूं का नुकसान हो गया, तो इस बार नहीं हुआ और काफ़ी अच्छी हमारी फसल रही इस बार, करीबन 113-114 मिलियन टन की। और आगे वाले दिनों में जो ICAR है, हमारी जो एग्रीकल्चर रिसर्च विंग है, उसमें स्पीड ब्रीडिंग वो शुरू कर रहे हैं। और स्पीड ब्रीडिंग से क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग की जाती है सीड्स की। तो उसके चलते जो सीड को मार्केट में लाने में 9 साल लगते थे, 8 साल लगते थे, वो 3 या 4 साल के अंदर वो हो जाएगा। तो इससे हमें उम्मीद है कि काफ़ी हमारे देश में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, उसका चलन आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ने वाला है। और क्योंकि माफ़ कीजिए, क्योंकि आप आइस्टा के यहाँ पर इवेंट में हैं और शुगर एथनॉल के लोग हमें घेरे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी डिमांड्स रही हैं। जब आप बोल भी रहे थे तो 1, 2, 3 करके यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वेदर इट्स अबाउट MSP या फिर ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी या प्राइसिंग फार्मूला, जहाँ पर एथनॉल की बात है, कितना स्पीड से एज ऑफ नाम काम हो रहा है? और आई एम अज्यूमिंग काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस आपके पास हैं। इंडस्ट्री की काफ़ी डिमांड्स हैं और जेन्युइन भी हैं कई, तो उसमें सरकार विचार कर रही है। उनका एक मिनिमम हमारा सेल प्राइस था, उस पर उनका डिमांड है कि उसको बढ़ाया जाए। जो 31 रुपये है, करीबन 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उसमें भी बढ़ोतरी करने की उनकी डिमांड है। उस पर सरकार विचार कर रही है। फिर जो हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी पिछले साल एथनॉल डाइवर्जन के लिए शुगर पे, तो वो भी उनका डिमांड है कि अगर एटलीस्ट क्लैरिटी हमको दी जाए कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी पिछले साल वो इस साल लगेगी कि नहीं। तो उस पर भी उनका वो जेन्युइन डिमांड है। तो उस पर भी सरकार बहुत शीघ्र उनको क्लैरिटी देगी कि आने वाले साल में 2024-25 जो शुगर ईयर है, उसमें क्या पॉलिसी रहेगी शुगर डाइवर्जन की, वो भी हम कोशिश करेंगे उनको बताने की। Monsoon has been quite a good season for the government and the farmers of course, so अच्छी खासी bumper crop की expectations भी यहाँ पर है। तो with this one thing sorted, लेकिन जहाँ तक fruits and vegetables की inflation है वो quite on the higher side है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हमारी जो हम कहते हैं टॉप क्रॉप्स, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, बिकॉज दे आर एक्चुअली, अब जैसे पोटैटो आप देखें तो 98% पोटैटो कल्टिवेशन हैपन्स इन द रबी,
तो उसके चलते 3-4 महीने में आपकी प्रोडक्शन जो आ गई, उसके बाद आपको अगले 7-8 महीने उससे अब चलाना है। उसी तरह अनियंस में 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन हैपन्स इन रबी और खरीफ में जो अनियन आता है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसके चलते अब ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी विसिनिटी में, उनके पास में हम वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाएं और वेजिटेबल क्लस्टर्स को बनाकर एक फार्मर्स ग्रुप बनाकर FPOs के जरिए वो हम प्रोड्यूस अर्बन सेंटर्स में दें। तो ये अभी हमने प्रस्ताव शुरू किया है विचार करना, और मुझे आशा है कि अगले 1-2 महीने में इस पर क्लैरिटी आएगी और जो टॉप क्रॉप्स पर्टिकुलरली जो हैं उसकी इन्फ्लेशन में हमें काफ़ी कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। एक फाइनल सवाल डिजिटाइजेशन पे है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर भी बनता हुआ हमने देखा। ओवरऑल सरकार की किस तरह की नीतियाँ हैं? एग्री स्टैक ऑफ कोर्स इज समथिंग व्हिच इज द टॉक ऑफ द टाउन। AgriStack actually, the little that I've seen in the past few months of AgriStack, it is going to be a revolution. So in terms of the farmers registry, कि हर फार्मर को हर किसान को एक पहचान मिलेगी, उसका कहाँ उसकी ज़मीन है उससे उसे लिंक होगा, उसने क्या फसल उगाई है उसका डिजिटल सर्वे होगा, और उसके बाद जो बाकी भी कई संस्थाएं हैं उनका भी रजिस्ट्री उसके अंदर रहेगा। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हों या उसमें पेस्टिसाइड हों या सीड्स हों, बैंक्स हों। तो उसके चलते क्या होगा कि जो हमने UPI हमने किया, जो पेमेंट सिस्टम में जो रेवोल्यूशन आई UPI के ज़रिए, वैसे यूनाइटेड फार्मर्स सिस्टम इंटरफेस, उसके चलते हम जो ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे, द प्राइवेट कंपनीज विल बी एबल टू लिंक ऑन एंड डेवलप एप्स। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर बाकी तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, बट एक फ़ायदा जस्ट फॉर योर रेफरेंस की है कि अगर कोई कंपनी है जो कॉटन के फार्मर्स को टारगेट करना चाहती है फॉर सम न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स और फॉर सम न्यू पेस्टिसाइड और समथिंग दैट दे कम अप विद, सो थ्रू दिस पेमेंट, थ्रू दिस इंटरफेस दैट वी विल हैव ऑफ UFSI, the company can target only the cotton farmers. For a banker, if he is to give a loan to a particular farmer, that will be a job that can be done in minutes because सारी information उसके पास है, उसने क्या फसल उगाई है, उसका कितनी ज़मीन है, स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, तो मिनटों में वो जो लोन अभी दिनों लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। तो इसके चलते मेरा तो बहुत विश्वास है कि ये एग्रीस्टैक किसानों के लिए और इकोनॉमी के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। संजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी आराम से हमारे से बात भी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑलराइट, वो एक काउंटडाउन है जो निफ्टी के वॉचर्स यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 24,998 तक के हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। तो वो नया शिखर है जो निफ्टी 50 ने यहाँ पर छुआ है। सिर्फ निफ्टी नहीं, अगर आप मिड कैप्स देखें, सेंसेक्स देखें, अक्रॉस इक्विटी मार्केट्स में आज यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। क्लियरली बाजार दोनों एट ऑल लेवल्स यहाँ पर जोरदार खरीदारी करते हुए, तो उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी यहाँ पर नजर बरकरार बनती रहेगी। लेकिन बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं और हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर भी हैं और सबसे पहले आपसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे ही बात करना चाहेंगे, जहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि किस तरह का नुकसान यहां पर हुआ है। लेकिन अगर हम अगस्त 2016 की बात करें, जिसका रिडेम्पशन अब यहां पर अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पे लोगों ने सोना उस ट्रांच में 3100 रुपए में लिया था। भाव अभी यहां पर 68-69 के आसपास चल रहे हैं, प्लस 2.5% हर साल उन्होंने उस पर भी कमाया है। तो आप कहेंगे जो ये बहुत बड़ा एक नॉइस या केओस क्रिएट किया जा रहा है, वो एक नोशनल लॉस है एक नोशनल गेन्स में? मनीषा जी, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मन गढ़ंत और कहानी ही गढ़ी जा रही है। ये जरूर है कि ड्यूटी घटने से सरकार को फायदा होता है, लेकिन वो 140 टन जो रिडम्पशन में जैसे जैसे रिडीम होगा उसको फायदा होगा। लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि 1 जुलाई 2022 को सरकार ने 5% ड्यूटी बढ़ाई भी तो थी। तब तो किसी ने आके ये नहीं कहा कि हमें फायदा हो गया। आज सबको ऐसा लग रहा है कि हमें नुकसान हो गया। साथ ही साथ आज आप इक्विटी मार्केट या कैपिटल मार्केट में देखिए, ये इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कैपिटल गेन टैक्स रिडम्पशन पे नहीं लगता है। साथ ही साथ आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको इस इंस्ट्रूमेंट में जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये, मैं नहीं मानता कि ये इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब नया ट्रांच आएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, तो लोग और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि अब आपके लिए ड्यूटी रिस्क भी सिर्फ 6% ही रहेगा।
एब्सोल्युटली। और अगर आपने एज लेट एज फरवरी 2024 की ट्रांच मिली होती, आई मीन ऑफ कोर्स उसको तो आने में अभी 8 साल हैं, तो भी आपने वो 6200 पे ली थी, जिसमें भी आपको अभी भी मुनाफा देखने को मिल रहा है। वो ऑफ कोर्स एक बात है, लेकिन दूसरी एक और चीज़ है सुरेंद्र जी, और वो है जिस तरह का प्रीमियम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है, जो 9% का हमने ड्यूटी कट आता हुआ देखा है। एक तो वो पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाया, हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ा कट है, अभी भी इंडस्ट्री उसको अलाइन इन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप कैसे देखते हैं ये प्रीमियम? और दूसरा, जिस तरह की खबरें हैं कि सीपा इंपोर्टेड माल यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ। देखिए, ये बिल्कुल कोई तकनीकी कारण की वजह से सैटरडे और संडे को वो माल गिफ्ट सिटी से क्लियर नहीं हुआ था। वो माल आज क्लियर हो जाएगा। पोर्ट पर बहुत सारा माल है, और आपको बता दूं कि आज ऑलमोस्ट एमसीएक्स पे जो प्राइस है और जो गोल्ड के स्पॉट प्राइस हैं वो लगभग लगभग मैच हो चुके हैं। उसमें शायद पर ग्राम मेरे ख्याल से 10 या 15 रुपए का सिर्फ फर्क है। और कुछ लोग जो हैं इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, वो अनवांटेड प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मार्केट में ये जो प्रीमियम होगा। देखिए, ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 9% ड्यूटी कट हो जाएगी, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ने की मुख्य वजह क्या? प्राइस ड्रॉप होना, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइस ड्रॉप होना, इलेक्शन के बाद पहली बार इतना मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन आना। तो ये जो सारी चीजें, तो कस्टमर डेफिनेटली बाहर निकला है। तो थोड़ा सा उसकी वजह से प्रीमियम आया था मार्केट में, और बुलियन डीलर्स तैयार नहीं थे। इसकी वजह से उन्होंने अपना स्टॉक नहीं किया था, इन्वेंट्री क्रिएट नहीं की थी। मुझे लगता है बाय ट्यूसडे और मैक्सिमम बाय वेडनेसडे पूरा मार्केट में एक पैरिटी आ जाएगी, और किसी भी अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा पेशेंस से काम ले, आपको सही प्राइस में गोल्ड मिलेगी। ऑलराइट सुरेंद्र जी, एक और सवाल, और ये जीएसटी पर है, क्योंकि अब मार्केट को लगने लगा है कि 9% की ड्यूटी कट तो हुई है, और अगर ये जीएसटी यहाँ पर बढ़ने की एक चीज है, बड़े नहीं बड़े, कितने से बड़े, आपकी क्या सेंस है? देखिए, सरकार ने एक रेट रैशनलाइजेशन की बात की, और सरकार ने बहुत क्लियरली कहा है कि हम ये 4-5 अलग अलग रेट नहीं रखना चाहते। हम एक लोअर रेट, एक स्टैंडर्ड रेट, एक हायर रेट रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग एक सिन प्रोडक्ट बेचते हैं, ये इंडस्ट्री अच्छे से जानती है। और सिन प्रोडक्ट में हमें स्पेशल रेट दिया गया था। तो वो स्पेशल रेट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ये फियर जरूर है कि वो स्पेशल रेट का जो स्पेशल स्टेटस है हमारे पास में, वो निकल जाएगा। तो लोगों को एक ये फियर है कि शायद जीएसटी बढ़ सकता है। और फियर जब ये ज्यादा हो गया, जब ड्यूटी कट हो गई, तो नेचुरली जो सिन प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये फियर तो रहने वाला है। और जहां सरकार भी रेट को कंसोलिडेट करने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये फियर जायज है, इसमें कोई गलत नहीं। राइट ये इंडस्ट्री कुछ कुछ फियर में रहने की आदी भी होती जा रही है। एक फाइनल सवाल सुरेंद्र जी, और जैसे आपने कहा कि तकनीकी कोई दिक्कत थी गिफ्ट सिटी में, इसलिए माल यहाँ पर छूट नहीं पाया कस्टम से, तो तकनीकी दिक्कत ये मांगे कि वीकेंड था और आज और कल में ये क्लियर हो जाएगा? जी बिल्कुल, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से वीकेंड में गिफ्ट सिटी से कस्टम माल क्लियर नहीं कर सकता, ऐसा हमें बताया गया है। तो आज माल पूरा क्लियर हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आए। सुरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें समझाने के लिए भी। ऑफ कोर्स सोने चांदी के बाजार, ज्वेलरी के मार्केट्स एज ऑफ नाउ काफ़ी सारे फियर में हैं, अनसर्टनिटीज़ में हैं, कंसर्न्स हैं, पर धीरे धीरे वो सभी चीज़ें आपके समक्ष यहाँ पर लाने की कोशिश भी है। प्राइसेस की बात कर लेते हैं, और हमारे साथ अब निर्मल बैंक के कुणाल शाह हैं। कुणाल, इंटरेस्टिंग टाइम्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं एज ऑफ नाउ कमोडिटीज़ में होती हुई, लेकिन जहाँ तक प्राइसेस की बात है, आप कहेंगे सोने चांदी के प्राइसेस अब ड्यूटी, ग्लोबल मार्केट्स, इस सबको इंडियन मार्केट्स में अलाइन कर चुके हैं? जी, अगर आप देखिए बजट के दिन पे, बजट के पहले जो प्राइस थे अराउंड $2400, ओके, वही प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। सो कोई बड़ा अगर आप देखेंगे तो चेंज नहीं हुआ है। आज भी प्राइस, मुझे याद है एट द टाइम द बजट स्टार्टेड एट 11 PM, एट दैट टाइम 11:15 के आसपास मैंने जस्ट इंटरनेशनल गोल्ड देखा था। वो टाइम पे 2397 चल रहा था, आज 2392 चल रहा है। सो इंडिया में जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को या जो भी अभी हिट आई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्यूटी, ड्रास्टिक ड्यूटी रिडक्शन, ओके। सो इसके कारण जो हिट है, गोल्ड के फंडामेंटल इंडिया की ड्यूटी कम होने से चेंज नहीं होने वाला है। सो गोल्ड के फंडामेंटल तेजी के ही है। सो गोल्ड में ध्यान तेजी ही रहेगा। टाइमिंग थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, $2350 का बॉटम समझो आप शॉर्ट टर्म के लिए। और मेरी राय में ये हफ्ता बहुत इवेंटफुल है। एडीपी एम्प्लॉयमेंट, फेड मीटिंग, नॉन फार्म पेरोल्स,
सो कोई डेटा नॉन फार्म या एडीपी का खराब आता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा, गोल्ड बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल बाय ए डिप 68,300 में बाय कीजिए, 69,200 के टारगेट के लिए 68,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। कुणाल, बाजार का ये भी मानना है कि चांदी एक बार एक और डिप दिखा सकती है, जिस तरह की बेरिशनेस यहाँ पर आई है, क्या 80 के नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। आप 80,000 की चांदी में अगर वो 2,000 रुपए करेक्ट होती है, 82,000 रेट है तो 2,000, तो दैट इज जस्ट 2.5%। 2-2.5% का करेक्शन तो चांदी की वॉलेटिलिटी रहती है जनरली 4-5% की। जी 5% से कुछ होता नहीं है। सो अगर 80,000 आता है लेना चाहिए, शांति से होल्ड करना चाहिए। ये फंडामेंटल कोई गोल्ड सिल्वर का ड्यूटी कम होने से कमजोर नहीं होता है, फंडामेंटल इंटैक्ट है। मैं तेजी में ही हूँ, मुझे लग रहा है रेट कट होते या इंडिकेशन आते ही रेट कट होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आ सकता है गोल्ड सिल्वर में, और उसके बाद फ्रेश बोल रहा हूँ। कुणाल, साथ ही साथ मेटल्स के लिए जून का महीना अच्छा नहीं गया, जुलाई का भी बेहतर नहीं जा रहा है। हम जिस तरह का CFTC डेटा देख रहे हैं, काफी सारे नेट लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर अनवाइंड होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ से क्या सेंस है? China, without Chinese demand, if there is no possibility of base metal rallying quite sharply, तो चाइना को स्टिमुलस आता है, या 50% डिमांड मेटल्स की चाइना से आती है एज कम्पेयर टू ऑयल विच इज 13%। सो चाइना का बहुत मेजर रोल रहेगा मेरी राय में। नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फार मंथ अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो अभी 797 पे चल रहा है, 793 के आसपास लॉन्ग जा सकते हैं 785 के स्टॉप लॉस के साथ, और 810 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। साथ ही कुणाल, यहाँ पर एनर्जी मार्केट्स को कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट डिक्लाइंस रहे हैं। अब ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट कंसर्न्स फिर से लौटती हुई नजर आई हैं, इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिवनेस यहाँ पर लौटी है, लेकिन क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? तो मिडिल ईस्ट के कंसर्न के कारण मुझे सिल्वर थोड़ा ऊपर, क्रूड थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। 6,400 के 6,500 के आसपास बाय करके 6,560 और 6,600 तक के लेवल 1-2 दिन में आपको ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। कच्चे तेल में स्पेशली यहाँ पर आज सपोर्ट बनी है और ये भी बाइंग लेवल्स के तौर पर अच्छे हैं। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए, स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। हम जब लौटेंगे तो पूरा फोकस होगा इक्विटी मार्केट्स पे। सुमृत मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ेंगे।